सर मेरे को तो मार्क्स ही कम मिले। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, सर टेंशन नहीं लेने का, अगली बार मेहनत करना। नहीं सर, राइट है तो भी नहीं मिले। स्पीयरमैन, वो सब हाँ चर्चा सर। बाद में करेंगे, अब ध्यान यहाँ पे, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। The last lecture we had completed कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड कंप्लीट कर दी है। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। अब सबसे पहले तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड कब करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन टू डू स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। ओके, तो देखो, समटाइम्स देयर आर ऑब्जर्वेशंस which cannot be expressed numerically। ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं जिसको हम न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो वो सिचुएशन में क्या होता है, हमें उनको रैंक देना पड़ता है। ओके, तो जब हमने ऑब्जर्वेशन को नंबर में मेजर नहीं करा है पर हम उसको रैंक दे रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा, तब हम जो कोरिलेशन फाइंड करेंगे उसको बोला जाएगा रैंक कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो इंडियन आइडल, इंडियन आइडल शो चल रहा है, रियलिटी शो इंडियन आइडल, म्यूजिक कंपटीशन है, बराबर। ये चल रहा है, इसमें दो जज है, जज ए और जज बी। जज ए किसको ले, बोलो कौन होता है पहला जज इंडियन आइडल का, सबको पता है, अनु मलिक, अनु मलिक। विशाल, ओके, दूसरा, नेहा कक्कर, दूसरा मैं चलो सोनू निगम ले लेता हूँ, छोड़ो ना, नेहा कक्कर, सोनू निगम को ले लेते हैं, नेहा कक्कर ले लेते हैं। चलो अभी अपने दो लेने हैं। ओके, अब ये लोग क्या करते हैं, जो भी सिंगर आता है, जो भी सॉन्ग वो गाते हैं, उसको कैसे मेजर करते हैं, अच्छा गाया कि खराब गाया, कैसे मेजर करते हैं वो लोग, वो लोग उसको पॉइंट देते हैं या तो रैंक देते हैं, सिंगिंग, बराबर है। सॉन्ग सॉन्ग की प्रोफिशिएंसी मतलब वो कितना अच्छा गाया है पर्सन ने, उसको मेजर करने का कोई डिवाइस नहीं आता कि भाई हाँ इसमें चलो माप लो, इसने कितना अच्छा गाया, 10 डेसिबल, इसने कितना अच्छा गाया 50 डेसिबल, क्या ऐसा कोई मेजर है, नहीं है। ओके, तो हम सॉन्ग की जो प्रोफिशिएंसी है, किसने कितना अच्छा सॉन्ग गाया है, उसको मेजर करने का कोई यूनिट नहीं है। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर, स्टिल द जज गिव देम रैंक। जज क्या कर देते हैं, उनको रैंक दे देते हैं। मान लो 10 कंटेस्टेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच करके 10 कंटेस्टेंट है। ओके, कंटेस्टेंट ए बी सी डी ई एफ, चलो अभी अपने टेम्पररी 6 लेते हैं खाली, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब अनु मलिक ने, कंटेस्टेंट सी सबसे परफेक्ट था, बहुत अच्छा गाया उसने, अनु मलिक ने उसको, अनु मलिक तो पता है कैसा है रहा, बहुत बेकार है, कुछ भी बोल देता है, मन भावे ऐसा बोल देता है, किसी की भी इंसल्ट कर देता है, बराबर है। इसलिए ज्यादातर कंटेस्टेंट उसको हेट करते हैं, ऑडियंस भी काफी सारी उसको हेट करती है। हाँ, ओके, तो अनु मलिक ने उसको 8 दिए, सोनू निगम ने उसको 9 दिए। कंटेस्टेंट ए ने उससे थोड़ा इंफीरियर था, सी से थोड़ा कम अच्छा गाया उसने, अनु मलिक ने उसको 7 दिए, सोनू निगम ने उसको भी 9 दिए। हो सकता है, इसको बोलते हैं टाई, क्या बोलते हैं, टाई, टाई बिटवीन कंटेस्टेंट। ओके, वो टॉपिक पे बाद में आएंगे। फिर बी को इधर 6 दिया, इधर 8 दिया है, ओके, इधर 5 दिया है, इधर 7 दिया है, इधर 4 दिया है, इधर 6 दिया है, इधर 3 दिया है, इधर 5 दिया है, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह से रैंक दिए हैं। ओके, तो अब जज ए और जज बी का हमें कोऑर्डिनेशन चेक करना है, ये दोनों में कितना आपस में कोऑर्डिनेशन है, दोनों के विचार कितने मिलते जुलते हैं, दोनों का जजमेंट कितना मिलता जुलता है। अगर हमें ये दोनों के जजमेंट को चेक करना, क्या करना पड़ेगा, हमें सोनू निगम, इसको वाई ले लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, और ये दोनों के बीच का आर हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, और आर हम अगर फाइंड करेंगे, हमारा आर का आंसर 0.5 से बड़ा आया या 1 के नजदीक आया, तो क्या बोलेंगे, दोनों जज के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है। ओके, और अगर आर 0.5 से कम आया या 0 के नजदीक आया तो हम बोलेंगे दोनों जज के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। एक जज को एक कंटेस्टेंट अच्छा लगता है तो दूसरे को दूसरा अच्छा लगता है, वो वाला उसको खराब लगता है ना। तो इस तरह से अगर हमें कंटेस्टेंट, दो जज का जजमेंट का कोऑर्डिनेशन फाइंड करना हो, ओके, जहां पर उन लोगों ने क्या किया है, ऑब्जर्वेशन को नंबर में तो मेजर किया है, लेकिन कैसे, बाय गिविंग देम रैंक।
whenever observations are not measured numerically but ranks are given to them, then we can use Spearman's rank correlation method. Okay, so Spearman's rank correlation method कब यूज करनी चाहिए? when the observation cannot be expressed numerically and ranks are assigned to them, then Spearman's rank correlation method is used. तो हमें स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड यूज करनी है. ओके, अब ध्यान यहाँ पे फॉर्मूला टू फाइंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1. ओके, ये रही फॉर्मूला टू फाइंड आउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट R. 1 माइनस 1 में से माइनस कर देना है 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n n स्क्वायर माइनस 1. अब ये डी स्क्वायर क्या है? तो डी इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ x एंड रैंक ऑफ y. आर एक्स आई और आर वाई आई दोनों के रैंक के बीच का जो डिफरेंस है उसको डी बोला जाएगा. डी फॉर डिफरेंस. फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन x के रैंक को अपने आर एक्स आई बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन y के रैंक को हम आर वाई आई बोलते हैं. तो यहाँ पर हमें जो भी दिया होगा x1 x2 x3 x4 अप टू x में दिया होगा y1 y2 y3 y4 अप टू yn. ओके, ये दोनों के बीच के रैंक का डिफरेंस होगा उसको अपने बोलेंगे डी. आर एक्स आई माइनस आर वाई आई आएगा x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x4 माइनस y4 अप टू xn माइनस yn. ओके, और इसके ऊपर से हम क्या फाइंड करेंगे? हमें तो सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए. ये जितने भी रैंक आएंगे सबका हम स्क्वायर फाइंड करेंगे. यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे 1 आया तो 4, 1 का 1, 2 का 4, 3 आया तो 9. डिफरेंस तो नेगेटिव भी आ सकता है. मान लो आर एक्स इधर 2 है और इधर 3 है तो 2 माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 हो जाएगा. और इसका जो टोटल आएगा, ये सबका टोटल जो आएगा उसको बोला जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर. वो ये रहा. और अपॉन में एन क्या है? तो एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, अब जब भी हम रैंक देते हैं तब प्रॉब्लम आता है टाई हो सकता है. मतलब दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन सेम रैंक दिया हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है. जैसे भी सोनू निगम ने नहीं किया, दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन को 8th रैंक दे दिया था या 9th रैंक दे दिया था. ओके, तो ऐसा हो सकता है. तो वो सिचुएशन को बोला जाता है टाई. व्हाट इज टाई? तो व्हेन द ऑब्जर्वेशन of x or y or both have same numerical value. ओके, ऑब्जर्वेशन x के अंदर कोई भी दो वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो सकती है. ऑब्जर्वेशन y के अंदर भी कोई भी दो वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो सकती है. तो व्हेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ x और y और बोथ हैव सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, then it is called a tie. ये सिचुएशन को टाई बोला जाता है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. व्हाट इज टाई एग्जाम में बोला जाता है. ओके, ना आए तो दूसरी वाली टाई की डेफिनेशन लिख देनी. अगर ये ना पढ़ी हो तो दूसरी वाली तो आती है ना. ओके, टाई वो तो पता है सबको, वो लिख देना. और क्या, छोड़ के मत आना. बाकी ये वाली टाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट में है. ओके, अब जब टाई होगा, whenever there is a tie between the observation, then
वी हैव टू फाइंड करेक्शन फैक्टर। जब भी टाई होगा तो हमें करेक्शन फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। करेक्शन फैक्टर CF इक्वल टू सिग्मा m क्यूब माइनस m अपॉन 12। करेक्शन फैक्टर की फॉर्मूला है ये सिग्मा m क्यूब माइनस m अपॉन 12। ओके, ये m क्या है? तो यहाँ पर m का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। ओके, अगर एक ऑब्जर्वेशन 3 बार रिपीट हुआ है m कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जर्वेशन 5 बार रिपीट हुआ है तो m क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, इसको सम्स में कैसे यूज करना है वो तुमको आ जाएगा, पर खाली याद रखो अभी कि जब भी टाई होगा तब हमें करेक्शन फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा और करेक्शन फैक्टर की ये फॉर्मूला है। और अब हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगी। अब हमारा r हो जाएगा 1 माइनस 6। अभी तक सिर्फ सिग्मा डी स्क्वायर था, अब सिग्मा डी स्क्वायर के अंदर प्लस हो जाएगा करेक्शन फैक्टर जो हमने यहाँ पे ढूंढा होगा, डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की दूसरी फॉर्मूला। ये वाली फॉर्मूला कब यूज करनी है? व्हेन देयर इज अ टाई। बस कुछ नहीं है, ओरिजिनल फॉर्मूला के अंदर खाली क्या करना है, सिग्मा डी स्क्वायर के अंदर करेक्शन फैक्टर को प्लस कर देना है। और ये वाली फॉर्मूला कब यूज करनी है? व्हेन देयर इज नो टाई, जब टाई नहीं है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट नोट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट नोट 1 मार्कर एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली फॉर्मूला को देखो, व्हाट विल हैपन इफ सिग्मा डी स्क्वायर इज 0। बोलो क्या होगा अगर सिग्मा डी स्क्वायर 0 हो जाएगा? अगर सिग्मा डी स्क्वायर 0 हो गया, ओके, तो क्या होगा? बोलो। आंसर 1 आ जाएगा। जीरो विल बी आंसर 1 आ जाएगा। विल बी 0, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0। आर हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। आर हो जाएगा 1। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड के अंदर आर 1 कब होगा? जब सिग्मा डी स्क्वायर 0 होगा। ओके, तो ही आर इक्वल टू 1 हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। और ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये तो खाली एक थियोरेटिकल कंडीशन है। सिग्मा डी स्क्वायर कैसे 0 होता है? डी स्क्वायर मतलब सारे आंसर पॉजिटिव आने वाले। एक दिमाग लगाओ, सबके पास है, थोड़ा घिसना ही है खाली। डी स्क्वायर मतलब ये सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अब तुम सारी पॉजिटिव वैल्यू को प्लस करोगे तो कभी 0 आएगा ना आए। पॉजिटिव नंबर्स को अगर हम प्लस करें तो कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता है। ओके, हाँ, एक ही सिचुएशन में आएगा। कब आएगा? एक ही सिचुएशन में आएगा जब ये वैल्यू सेम हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू n n। तो क्या होगा? 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, n माइनस n 0। आर एक्स आई और आर वाई आई करस्पॉन्डिंग सबके सब अगर सेम हो गए तो ये पूरा 0 आएगा और फिर उसका स्क्वायर भी 0 होगा, तब सिग्मा डी स्क्वायर 0 आएगा। ओके, तो एक ही ऐसी कंडीशन है जब सिग्मा डी स्क्वायर 0 आएगा। कब? जब करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन के रैंक सेम हो। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के दोनों रैंक सेम हो, सेकंड के दोनों सेम हो, थर्ड के सेम हो, तभी ऐसा होगा। और ऐसा प्रैक्टिकली कभी नहीं होता। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम इसके सम्स पे चलेंगे। सर अभी एक्सरसाइज 2.2 के सम्स बाकी है।